चौबेपुर पहुंचे। सभी थाना प्रभारी चौबेपुर पहुंचे। कानपुर के सभी थाना प्रभारी चौबेपुर पहुंचे और जो भी फोर्स बचता है वो सड़कों पर निकले। गुरुवार की आधी रात से यूपी के कानपुर में पुलिस के रेडियो सेट पर यही मैसेज बार बार आ रहा था। सभी थानों में अलर्ट का एक डिस्ट्रेस कॉल, और ये डिस्ट्रेस कॉल फिर सूबे की राजधानी लखनऊ तक पहुंचा और रात में ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सब हाई अलर्ट पर। लेकिन आधी रात को ऐसा क्या हुआ? अब आपको हम कानपुर में चौबेपुर थाना इलाके के बिकरू गांव लेकर चलते हैं, जहां गुरुवार को जो हुआ वो किसी आतंकवादी हमले से कम नहीं था। आधी रात को लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक गांव में गोलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। इसके बीच हमें बचा लो की आवाजें, और फिर फायरिंग बंद होने के बाद लाशें गिनी गई तो 3 अफसरों समेत कुल 8 पुलिस वालों की मौत हो चुकी थी, 7 जख्मी थे। हमला करवाया बदमाश विकास दुबे ने। कौन है ये विकास दुबे और एक छोटे से गांव में पुलिस पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? बड़ी खबर में आज इसी पर बात करेंगे। बेटा हम तो यहीं सो रहे थे, एकदम धड़ाधड़ गोलियां, कम से कम 50 गोलियां चली हुई। एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके में राहुल नाम के आदमी ने केस दर्ज करवाया कि विकास दुबे ने उस पर गोली चलवाई। विकास दुबे यूपी पुलिस के लिए 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है, जिस पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसी विकास दुबे ने 2001 में थाने में घुसकर उस वक्त की यूपी की राजनाथ सिंह सरकार में एक राज्य मंत्री का दर्जा पाए भाजपा नेता की हत्या कर दी थी, जो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। उस इतिहास पर आएंगे, पहले कल रात वाली घटना समझते हैं। चौबेपुर थाने में विकास दुबे पर केस दर्ज होने के बाद ये खबर मिली कि विकास दुबे बिकरू गांव में अपने घर पर है। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन विकास दुबे बड़ा बदमाश है, इसलिए दबिश वाले प्लान में 3 थानों की पुलिस शामिल की गई। बिल्लौर के सीओ देवेंद्र मिश्र इस टीम को लीड कर रहे थे। इसमें एसओ चौबेपुर, एसओ शिवराजपुर और भारी पुलिस बल साथ था। हमें बताया गया कि पुलिस की कुल 4 गाड़ियां थीं और 20 से ज्यादा लोग। ये टीम रात करीब 1 बजे बिकरू गांव में पहुंची। इस वीडियो से समझिए, मुख्य सड़क से ये सीमेंटेड सड़क गांव में आती है, जिसके दोनों तरफ ईंटों के बिना प्लास्टर वाले मकान हैं, और आगे ये सफेद 4 दीवारी वाला किले नुमा मकान। यही बदमाश विकास दुबे का मकान है। पुलिस को इसी घर में आकर बदमाश को पकड़ना था, लेकिन सब कुछ पुलिस के प्लान के मुताबिक नहीं रहा। ये जेसीबी देखिए, विकास दुबे के घर से करीब 50 फीट पहले एक जेसीबी सड़क के बीच में खड़ी मिली पुलिस को, जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकी और पुलिस वालों को गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा। बिकरू गांव में मौजूद हमारे संवाददाता सौरभ त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। इस तरफ से एक टीम आई, ये सामने आप देखते हैं घर है विकास दुबे का, और ये जेसीबी लगा दी गई थी उसके पहले। इसका मतलब उसको पहले से ही जानकारी थी कि पुलिस फोर्स आ रही है। जेसीबी लगी हुई थी, जेसीबी देख के पुलिस फोर्स उतरी, आगे आई। आप ये सामने घर देख सकते हैं, इन घरों में लोग तैनात थे विकास दुबे के। और इसके अलावा ये घर है सामने विकास दुबे का। जेसीबी के आप आगे आएंगे, जेसीबी के आगे आएंगे तो देखेंगे विकास दुबे का घर है। यहाँ से छतों से फायरिंग हुई, इस तरह से छतों से फायरिंग हुई, मतलब कि पूरा एक एम्बुश बना लिया गया था और पुलिस वालों को घेर लिया गया था। पुलिस की टीम 2 रास्तों से आई थी। सीओ देवेंद्र मिश्र की टीम इस गेट के दाईं तरफ से और विकास दुबे के घर के दूसरे गेट पर पहुंची थी। यानी पुलिस की एक टीम जेसीबी के पास थी, दूसरी विकास दुबे के घर के दूसरी तरफ पहुंची थी। जेसीबी के पास गाड़ी रोककर जैसे ही पुलिस वाले विकास दुबे के घर की तरफ पैदल बढ़ने लगे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। पर यह फायरिंग कहां से हो रही थी? इस सड़क के दोनों तरफ मौजूद घरों की छत से। जी, यहाँ पहले से ही विकास दुबे के लोग घरों की छतों पर हथियारों के साथ मौजूद थे। उनको खबर थी कि पुलिस गांव में आ रही है, इसलिए उन्होंने जेसीबी लगाकर रास्ता रोका और घात लगाकर हमले की तैयारी की। अंग्रेजी में इसे ही एम्बुश कहते हैं। विकास दुबे को पहले से पुलिस की जानकारी कैसे मिली? इसको लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली, शक है कि किसी ने पहले ही पुलिस के प्लान की मुखबिरी कर दी, और दूसरी बात यह सामने आ रही है कि 1.5-2 किलोमीटर दूर रास्ते में कहीं विकास दुबे ने सीसीटीवी लगा रखे हैं, जिसके जरिए वो मूवमेंट पर नजर रखवाता है। जानकारी जैसे भी मिली हो, लेकिन इन बदमाशों के पास पुलिस पर हमले का प्लान तैयार था, और इसमें बदमाशों ने अपने डिफेंस में गोली नहीं चलाई, तैयारी पुलिस पर हमले की ही थी। पुलिस वाले सड़क पर एक्सपोज थे और छतों से उन पर फायर आ रहा था, और फायरिंग भी सोफिस्टिकेटेड हथियारों से हो रही थी। हमलावरों के पास AK-47 जैसे हथियार होने का शक है। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी के मुताबिक
तीन तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। बिक्री गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचे पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। इस जेसीबी के पास ही मौजूद घर की छत से भी फायरिंग हो रही थी। घर में मौजूद इस बुजुर्ग महिला ने क्या देखा, सुनिए। बेटा हम तो यहीं सो रहे थे, एकदम धड़ाधड़ गोलियां, कम से कम 50 गोलियां चली हैं। फिर दो यहाँ फौजी लोग आए और कनम की यहाँ उनके गोली लग गई थी पैरों में, इतना हमने सुना कि गोली लग गई। उसके बाद वो लोग तड़पड़ाते रहे, जाने कितने लोग आए, हमने चेहरा नहीं देखा, उसको मार डाला उन दोनों को। किन लोगों ने मारा मालूम है? भैया बेटा हम अंधेरे में कुछ नहीं जानते, लाइट भी चली गई थी। कितने लोग? इस महिला ने यह भी बताया कि गोलीबारी शुरू होने से कुछ वक्त पहले यहाँ लाइट भी चली गई थी। हो सकता है ये भी प्लान का हिस्सा रहा हो। हमने आपको बताया कि पुलिस की टीम घर के पास दो तरफ से आई थी। इस तरफ वाले गेट से सीओ टीम को लीड कर रहे थे। सीओ और उनकी टीम पर भी फायरिंग हुई। सीओ जान बचाकर भागने लगे। बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने इस टॉयलेट में छिपने की कोशिश की। देखिए सौरभ त्रिपाठी की रिपोर्ट। कानपुर पुलिस की एक टीम इस तरफ से भी आई थी, जिसको शायद देवेंद्र मिश्रा सीओ लीड कर रहे थे। दूसरा गेट है विकास के घर का, और जब इधर से गोलियां चली हैं तो सीओ देवेंद्र भागे। और ये टॉयलेट है, इस टॉयलेट में जाके आप यहाँ पे गोलियों के निशान देख सकते हैं। ये निशान बना हुआ है, ये गोलियां यहाँ इस तरह से फायर किए गए हों जरूर। उसके अलावा अंदर आप यहाँ देखिए खून भी काफी पड़ा हुआ है। और अंदर यहाँ पे आके बताते हैं कि सीओ इस टॉयलेट के अंदर बताते हैं सीओ आके बैठ गए, छिप गए। सीओ देवेंद्र मिश्र को लगा कि उनकी जान नहीं बच पाएगी, तो वो ईंटों की ये दीवार कूदकर घर के अहाते में पहुंचे। दीवार के उस तरफ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ कूदने के बाद छिपने के लिए उन्होंने एक बोरी ओढ़ ली। उन्हें शायद पता नहीं था बदमाश उसी घर की छत पर थे। ये दीवार मैंने आपको पीछे से दिखाई थी, उस तरह जहाँ टॉयलेट में सीओ थे। जब उनको गोली लग गई तो वो इस दीवार से कूद के इस घर में आ गए हैं। इस घर में आप देख सकते हैं ये बोरी पड़ी है। इस बोरी को ओढ़ के सीओ यहाँ पे लेट गए, बैठ गए हैं। मगर ये सीढ़ी दिखाओ, इस सीढ़ी से यहाँ पे तमाम अपराधी पहले चढ़े हुए थे। इस छत में भी थे, सामने इस छत में भी थे। तो यहाँ पे जो छत पे आदमी था उसने यहाँ सामने की छत वाले को बता दिया है कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला आया है, और उसने यहाँ से गोली मारी है। जिस घर में सीओ की हत्या हुई उसी घर की इस बुजुर्ग महिला ने बताया कि पुलिस वाले हमें बचाओ, दरवाजा खोलो, इस तरह से कह रहे थे और बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। दो लोग आए, हमारे वो छुप रहे थे, इधर से खड़बड़ के में आवाज आई। कितने बजे रात में? 12:30 पौने 1 का टाइम। घड़ी नहीं देखी थी भैया हमने, यही टाइम होएगा। ऐसे खड़बड़ कर रहे थे। वो एक इसके नीचे छुप रहे थे, गाड़ी के पीछे छुप रहे थे। बाद में हमसे बोले अम्मा किवाड़ा खोल दे, हमें बचा लो, अम्मा किवाड़ा खोल दे, हमें बचा लो। उन्होंने ये नहीं बताया भैया कि हम पुलिस वाले हैं। अगर पुलिस वाले होते तो हम तुरंत खोल देते, किवाड़ा अंदर कर लेते उनको। अब बस इसके बाद में पता नहीं कहाँ से आवाजें आने लगी, एकदम पकड़ो, भागने न पाइए, छुपाए। गोलियां चलने लगी फिर। अच्छा। अब फिर उसको यहीं पे आके मारा। फिर हम दहशत के मारे भैया हमने नहीं देख पाए कौन है कौन नहीं, यहीं से मारा, इसी जगह से मारा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस वालों की खोज कर हत्या की। चश्मदीदों के मुताबिक जख्मी होने के बाद पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे थे और बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। कई पुलिस वालों को करीब से हत्या के इरादे से ही गोली मारी गई। इस हमले में 8 पुलिस वाले शहीद हुए, जिनमें सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर थाना के एसओ महेश चंद्र यादव, दरोगा अनूप कुमार सिंह, दरोगा नेबूलाल, सिपाही सुल्तान सिंह, सिपाही राहुल, सिपाही जितेंद्र और सिपाही बबलू शामिल हैं। 7 जवान इस मुठभेड़ में जख्मी भी हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल पहुंचकर घायल जवानों का हालचाल पूछा। जिन लोगों ने भी ये घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में
व्यर्थ नहीं जाएगा। यूपी में पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने भी कानपुर का दौरा किया। सुनिए डीजीपी का बयान। ये लोग उस कायरतापूर्ण ये कार्य करके पीछे के दीवार से कूद करके भाग गए हैं। खैर, हमारे जवानों ने उसके बाद भी इनका मुकाबला जारी रखा और तब से लेके अब तक बराबर ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं और हमारी टीमें इनका पीछा कर रही हैं और वहाँ पे सारे सीनियर ऑफिसर तत्काल पहुँच गए थे। हमारी प्रायोरिटी थी कि जो आदमी हमारे इंजर्ड हुए हैं उनको दवा और उसका प्रबंध किया जाए मेडिकल, तो उनको अस्पताल भेजा गया। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और ऑपरेशन भी चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम इन लोगों को बहुत जल्द अकाउंट फॉर कर लेंगे। किसी बदमाश की टीम ने पुलिस पर इतना बड़ा हमला किया हो, ऐसे उदाहरण बहुत दुर्लभ हैं। एम्बुश वाले हमले आमतौर पर कश्मीर में आतंकवादी करते हैं या फिर नक्सली। उसी तर्ज पर कानपुर के गांव में यह हमला हुआ। मुठभेड़ में विकास दुबे के भी 2 सहयोगी मारे गए। हालांकि विकास दुबे फरार है। इस मामले की जांच अब यूपी की एसटीएफ को दे दी गई है। पुलिस पर इस हमले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां तो योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। सियासत को किनारे रख दें तो पुलिस के तरीकों पर उठ रहे सवालों की बात करें। सवाल ये कि पुलिस बिना तैयारी के इतने खतरनाक मुजरिम पर दबिश देने क्यों गई। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इतना बड़ा बदमाश जमानत पर बाहर क्यों था। इस मामले में स्थानीय पत्रकारों से एक और थ्योरी सुनने को आ रही है। इसके मुताबिक पहले चौबेपुर के थानाधिकारी खुद अपनी टीम के साथ विकास दुबे के घर गए थे। तब विकास दुबे ने उन्हें घर में बंधक बना लिया। फिर जब और पुलिस आई तो तैयारी के साथ हमला किया। लेकिन ये अपुष्ट खबरें हैं। इस बारे में पूरी जानकारी पुलिस ही दे पाएगी। एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 1-2 रोज पहले भी थानाध्यक्ष शिकायतकर्ता को लेकर विकास दुबे के पास गए थे और तब विकास दुबे ने थानाध्यक्ष के सामने ही शिकायतकर्ता की बुरी तरह पिटाई की थी। अब आपको विकास दुबे के इतिहास में ले चलते हैं। 19 बरस पहले 2001 का साल, यूपी सूबे में बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह। इसी साल कानपुर में एक हत्या होती है। छोटी मोटी हत्या नहीं, हाई प्रोफाइल मामला। सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ल को मार डाला गया शिवली थाने के अंदर। संतोष शुक्ल के सीने में गोलियों का बारूद भरने का आरोप आया एक शख्स पर, नाम विकास दुबे, जिसके आगे गैंगस्टर, बाहुबली, अपराधी और शिवली का डॉन जैसे शब्द जुड़ते हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधान भी, जिला पंचायत सदस्य भी और अध्यक्ष जैसे पद भी उसके खाते में दर्ज है। उसकी पत्नी अभी जिला पंचायत सदस्य है। बताया जाता है कि विकास ने कई युवाओं का गैंग बना रखा है जो अपराध करते हैं। विकास दुबे पर यूपी के अलग अलग जिलों में 52 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इसमें लूट, डकैती, मर्डर जैसे कई मामले हैं। वो कई बार गिरफ्तार हो चुका है और जमानत पर भी रिहा हो चुका है। साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास दुबे का नाम आया। इसके अलावा 2000 में ही रामबाबू यादव हत्या के तार भी उससे जुड़े। 2004 में केवल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी है। लेकिन जिस मामले से उसे सबसे ज्यादा ध्यान मिला लोगों का, वो था राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का मामला। ये मामला सियासत से भी जुड़ा है। कानपुर की चौबेपुर विधानसभा, यहां से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ल 1996 में चुनाव लड़े। इस चुनाव में हरिकृष्ण श्रीवास्तव जीत गए। संतोष शुक्ल 1200 वोट से विधायकी हार गए। कहा जाता है कि हरिकृष्ण श्रीवास्तव की तरफ से विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान दोनों प्रत्याशियों के गुटों के बीच विवाद हो गया। इसमें विकास दुबे का नाम आया। इस कहानी में एक और किरदार भी है, लल्लन वाजपेयी। ये इस कहानी के आधार में है। संतोष शुक्ल के भाई मनोज शुक्ल से हमारे साथी निशांत ने बात की। उन्होंने इस रंजिश की कुछ परतें उधेड़ी। वो कहते हैं कि संतोष शुक्ल और विकास दुबे की सीधी लड़ाई नहीं थी। शिवली नगर पंचायत के अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे एक ही सिक्के के 2 पहलू थे, दोनों साथ थे। 1996 में संतोष शुक्ल जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। तब लल्लन वाजपेयी को उन्होंने ही शिवली नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बीजेपी का टिकट दिया। चुनाव हुआ, लल्लन वाजपेयी जीते और चेयरमैन बन गए। नेता हुए तो उनकी शय पर इलाके में उगाही शुरू हुई। उधर विकास दुबे भी अपराधी बन रहा था। उगाही को लेकर लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे में मारपीट शुरू हो गई, विवाद शुरू हो गया और बढ़ता चला गया। बकौल मनोज शुक्ल 1996 में विधानसभा का चुनाव हुआ। संतोष शुक्ल को चौबेपुर विधानसभा से बीजेपी का टिकट मिला। उनके खिलाफ हरिकृष्ण श्रीवास्तव थे जो बीजेपी छोड़कर बसपा में चले गए थे। वो चुनाव जीत गए। संतोष शुक्ल हार गए। हरिकृष्ण श्रीवास्तव ने जीतने के बाद जुलूस निकाला। इसमें लल्लन वाजपेयी का भाई गया तो उसे विकास दुबे के लोगों ने बुरी तरह मारा। लल्लन वाजपेयी भाजपा के कार्यकर्ता हो चुके थे। उन्हें लगा अगर हम समर्थकों को नहीं बचाएंगे तो राजनीति कैसे करेंगे। फिर एक फोन होता है, थाना आता है और गोली। दरअसल विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के यहाँ हमला किया।
ललन वाजपेयी थे बीजेपी के आदमी और उनके गॉडफादर थे संतोष शुक्ल जो राज्य मंत्री थे। ललन वाजपेयी ने उन्हें फोन किया कि इन लोगों ने हमें घेर लिया है, 12-15 लोग हैं कट्टे वगैरह के साथ। संतोष शुक्ल ने कहा कि हम आ रहे हैं। वो पहले शिवली थाने गए कि फोर्स लेकर जाएंगे। शिवली थाने पर विकास दुबे और उसके लोग आ गए और थाने के अंदर ही संतोष शुक्ल पर विकास दुबे ने गोली चला दी। बकौल मनोज मुकदमा चला, विकास दुबे बरी हो गया। थाने के अंदर हत्या हुई, तब भी पुलिस वाले हमारे साथ खड़े नहीं हुए। 2002 में सरकार बदली, मायावती की बसपा सरकार आई भाजपा के समर्थन से और बसपा से विकास दुबे जिला पंचायत का सदस्य और फिर अध्यक्ष बना। जेल में रहने के दौरान शिवराजपुर से विकास दुबे ने नगर पंचायत का भी चुनाव जीता। मंत्री की हत्या करने के बाद उसकी बाहुबली वाली छवि बन गई, हर पार्टी में उसका संपर्क हो गया। आरोप लगते हैं कि इसी वजह से उसे संरक्षण मिलता रहा और इसी संरक्षण का नतीजा था कि वो इतना दुर्दांत अपराधी बन गया कि सीधे पुलिस पर ही हमला करने की सोचने लगा। लेकिन अब विकास दुबे का घड़ा भर गया है, पुलिस उसकी तलाश में है, उसका आतंक ज्यादा दिन नहीं रहेगा। लेकिन विकास दुबे का केस एक सवाल हमारे बीच छोड़कर जाता है कि क्यों हमारे यहाँ राजनीति और समाज ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है जो बाद में हमारे लिए भस्मासुर हो जाते हैं। आप सोचिएगा इस सवाल पर। ये जो आइकन है, ये जो कथित बाहुबली हैं, ये जो पावर ट्रिप पर रहते हैं, इनको ताकत कहां से मिलती है? समाज से, राजनेताओं से, पुलिस के ढीले रवैये से और कोर्ट के उदार रवैये से। कैसे विकास दुबे जैसे घिनौने लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं, ये हमारे और आपके लिए सवाल है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।